दुनिया भर से ना आजकल कई ऐसी खबरें आ रही हैं जो चिंता बढ़ाती हैं और ये समझना भी मुश्किल हो जाता है कि ये सब आपस में जुड़ा कैसे है। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे हमारे पास जो स्रोत हैं उनकी मदद से। मध्य पूर्व में तनाव है, फिर ये अजीब सी जलवायु घटनाएं, आर्थिक दबाव, ये सब क्या कह रहा है? बिल्कुल, और ये अलग अलग कहानियां नहीं हैं। जैसा आपने कहा, सब जुड़ी हुई हैं। शुरुआत करते हैं मध्य पूर्व से, जहां मामला काफी गरमाया हुआ है। 22 जून को अमेरिका ने ईरान के 3 ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। कहा जा रहा है कि ये परमाणु ठिकाने थे, फोर्डो, नतांज और इस्फहान। और ईरान, उनका क्या जवाब रहा? जाहिर है कुछ तो। हाँ, जवाब तीखा रहा है। जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है और उनकी संसद ने होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने के लिए वोट भी किया है। होर्मुज? अरे ये तो बहुत गंभीर बात है। दुनिया का लगभग 20% तेल वहीं से तो गुजरता है। तेल बाजार पे क्या असर पड़ा इसका तुरंत? असर तो फौरन दिखा। ब्रेंट क्रूड का दाम, तेल का भाव, लगभग 10% उछल गया। $77 प्रति बैरल से भी ऊपर चला गया। 10%? बाप रे। हाँ, लेकिन यहाँ एक पेंच है। अगर हम पुराना इतिहास देखें तो ऐसे संकटों में भी तेल सप्लाई पूरी तरह से बंद नहीं हुई है। ओपेक प्लस देश जो हैं, उनके पास हॉर्मुज के अलावा दूसरे रास्तों से तेल भेजने की अतिरिक्त क्षमता है, करीब 5.7 मिलियन बैरल रोजाना की। अच्छा, 5.7 मिलियन बैरल। हाँ, तो ऐसा हो सकता है कि ये सप्लाई रुकने से ज्यादा बाजार की घबराहट हो, सेंटीमेंट का खेल। समझ गया। तो सप्लाई शायद उतनी बाधित ना हो, लेकिन राजनीतिक तौर पर तनाव तो बढ़ ही गया है ना? हाँ, अमेरिका इसे सफल बता रहा है, पर बाकी दुनिया वो क्या कह रही है? हाँ, राजनीतिक तनाव तो साफ दिख रहा है। अमेरिका का रवैया तो दबाव बनाने वाला लग रहा है। इजराइल उनके साथ है, पर यूरोपियन देश हैं, यूएन है, चीन है, ये सब कह रहे हैं कि भाई शांति रखो, संयम बरतो। तो ये दिखाता है कि स्थिति कितनी नाजुक है। जरा सी चिंगारी। हाँ बिल्कुल। और एक तरफ ये भू राजनीतिक तनाव, दूसरी तरफ प्रकृति, वो भी अजीब संकेत दे रही है। ये कोरल रीफ्स की ब्लीचिंग वाली खबर, मूंगे की चट्टानें, ये तो बहुत चिंताजनक लग रही है। कह रहे हैं कि ये अब तक की सबसे बड़ी घटना है। दुनिया की 84% रीफ्स पर असर। हाँ, और ये आंकड़ा सच में डराने वाला है। फरवरी 2023 से चल रहा है ये, और अब तक फैला हुआ है। और देखिए, ये सिर्फ समंदर के नीचे की खूबसूरती का मामला नहीं है। ये रीफ्स असल में बहुत जरूरी हैं। जरूरी कैसे? मछलियों के लिए तो हैं ही। हाँ, मछलियों का घर तो है ही, जिससे मत्स्य पालन जुड़ा है, पर्यटन का बड़ा आधार है कई जगहों पर। और सबसे जरूरी शायद ये है कि ये तूफानों और लहरों के खिलाफ एक कुदरती दीवार का काम करती हैं, तटों को बचाती हैं। इनके खत्म होने का सीधा मतलब है कि तटों पर रहने वाले लाखों लोगों की जान और माल का खतरा बढ़ जाता है। बाप रे, ये तो मैंने इस तरह से सोचा ही नहीं था कि ये हमारी सुरक्षा से भी जुड़ा है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ वो यूरोप वाली खबर, पश्चिमी यूरोप में भयानक गर्मी, इंग्लैंड में ही 500 से ज्यादा मौतें गर्मी से। ये भी तो जलवायु परिवर्तन ही लग रहा है। बिल्कुल। ब्रिटेन, फ्रांस, सब जगह तापमान 33 डिग्री से ऊपर गया। और ये जो हीट वेव्स हैं, ये सिर्फ स्वास्थ्य का संकट नहीं है। सोचिए, जब इतनी गर्मी होगी तो लोग काम कैसे करेंगे? हाँ, उत्पादकता तो घटेगी। बिल्कुल। अस्पतालों पर बोझ बढ़ता है, और इसका सबसे ज्यादा असर किस पर होता है? गरीब और कमजोर तबकों पर, जिनके पास एयर कंडीशनिंग नहीं है या जो बाहर काम करते हैं। तो ये समाज में जो असमानता है उसको और गहरा कर देता है। और ये सब कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था से भी तो जुड़ता होगा। एक विश्लेषण का जिक्र है जिसमें कहा गया है कि जलवायु के झटके, जैसे फसल खराब हो जाना या जंगलों में आग लगना, ये आर्थिक अस्थिरता बढ़ा रहे हैं। उसमें एक टर्म है सेलर्स इन्फ्लेशन, विक्रेता जनित मुद्रास्फीति। ये क्या चीज है? हाँ, ये एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, सेलर्स इन्फ्लेशन। इसका मतलब है कि जब सप्लाई चेन में गड़बड़ी होती है, मान लीजिए जलवायु आपदा की वजह से फसल खराब हुई, तो कुछ कंपनियां इस मौके का फायदा उठाती हैं। वो दाम जरूरत से ज्यादा बढ़ा देती हैं, सिर्फ अपनी लागत निकालने के लिए नहीं, बल्कि अपना मुनाफा मार्जिन बढ़ाने के लिए। अरे, आम आदमी पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तो आपदा की, और ऊपर से ये बढ़ी हुई महंगाई। और जो पारंपरिक तरीके हैं महंगाई रोकने के, जैसे रिजर्व बैंक ब्याज दरें बढ़ाता है, वो इस तरह के इन्फ्लेशन पर काम करते हैं? शायद ज्यादा नहीं, क्योंकि ये समस्या मांग की नहीं, सप्लाई की तरफ से आ रही है। ब्याज दरें बढ़ाने से लोगों की खरीदने की ताकत कम होती है, लेकिन अगर सप्लाई ही कम है या महंगी है तो वो समस्या तो बनी रहती है।
और इसी सब के बीच मानवीय संकट भी विकराल रूप ले रहे हैं। हाँ, उसका भी जिक्र है, सूडान, सीरिया। विस्थापन, ये सब मिलकर हालात को और बदतर बना रहे हैं। ये तो वाकई एक भयानक तस्वीर है। संघर्ष, जलवायु, अर्थव्यवस्था, मानवीय संकट सब आपस में उलझे हुए हैं। हाँ। और इसी माहौल में हेग में नाटो और यूरोपीय संघ की बैठकें भी चल रही हैं। वहां क्या हो रहा है? वहां रक्षा बजट बढ़ाने पर जोर है। बात हो रही है कि सदस्य देश अपनी जीडीपी का लगभग 3.5% तक रक्षा पर खर्च करें। 3.5%? ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, और ये दिखाता है कि कैसे ये सारे तनाव अमेरिका, ईरान, गाजा, यूक्रेन मिलकर देशों को मजबूर कर रहे हैं कि वो अपनी सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान दें, ज्यादा पैसा खर्च करें। लेकिन इसका एक और पहलू है। जब इतना ध्यान और संसाधन रक्षा पर जाएगा तो जलवायु परिवर्तन या मानवीय मदद जैसे जरूरी मुद्दों से ध्यान हटने का खतरा है। सही बात है, संसाधन तो सीमित ही हैं। बिल्कुल। असल में ये सारे संकट भू राजनीतिक, जलवायु, आर्थिक, मानवीय, ये अलग अलग नहीं हैं। ये एक दूसरे से बुरी तरह गुंथे हुए हैं। एक वैश्विक सिंड्रोम जैसा बन गया है। तो फिर रास्ता क्या है? इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने का कोई तरीका? क्या स्रोतों में कुछ समाधान भी बताए गए हैं? हाँ, समाधानों की रूपरेखा भी दी गई है। जाहिर है कोई एक जादुई हल नहीं है। समाधान भी बहुआयामी ही होंगे, जैसे कूटनीति और बातचीत से तनाव कम करना, जलवायु परिवर्तन के असर से बचने और उसके हिसाब से ढलने की तैयारी करना, जिसे क्लाइमेट रेजिलियंस और एडेप्टेशन कहते हैं, नई तरह की आर्थिक रणनीतियां बनाना जो इन नए जोखिमों को ध्यान में रखें, मानवीय सहायता पहुंचाना और संघर्ष सुलझाने की कोशिश करना, और सुरक्षा के मामलों में बेहतर तालमेल बनाना। ये तो हुए मोटे मोटे सिद्धांत। कुछ ठोस कदमों का भी जिक्र है। हाँ, कुछ ठोस सुझाव भी हैं, जैसे ईरान के मुद्दे पर तुरंत बातचीत शुरू की जाए, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य की सुरक्षा के लिए कई देशों की मिलीजुली नौसेना की मौजूदगी हो, कोरल रीफ्स को बचाने के लिए ब्लीचिंग रिफ्यूज जोन्स बनाए जाएं, मतलब ऐसे सुरक्षित इलाके जहां उन्हें ब्लीचिंग से बचाया जा सके या वो रिकवर कर सके। और सेंट्रल बैंकों को कहा गया है कि वो अपनी नीतियों में जलवायु से जुड़े जोखिमों को भी शामिल करें, एक वैश्विक संकट शिखर सम्मेलन बुलाने और एक मल्टीलैटरल टास्क फोर्स बनाने का भी सुझाव है। तो मतलब जरूरत एक बड़े समन्वित प्रयास की है। ये अलग अलग समस्याओं की तरह नहीं देखे जा सकते। बिल्कुल सही। ये एक जुड़ा हुआ वैश्विक संकट है और ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या हमारी जो मौजूदा वैश्विक संस्थाएं हैं, जो नियम कानून हैं, जो रणनीतियां हैं, क्या वो इस तरह की आपस में जुड़ी हुई जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए काफी हैं? ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, ऐसा लगता है कि अब एक ऐसी समन्वित वैश्विक रणनीति की जरूरत है जो कूटनीति, हरित अर्थव्यवस्था यानी ग्रीन इकोनॉमी और हर स्तर पर लचीलापन बढ़ाने पर टिकी हो। शायद यही आगे बढ़ने का एकमात्र यथार्थवादी रास्ता है। और एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए सोचने को। जब तक ये बड़े वैश्विक बदलाव हों, तब तक हम स्थानीय स्तर पर या व्यक्तिगत स्तर पर खुद को और अपने समुदाय को इन झटकों के प्रति ज्यादा लचीला बनाने के लिए क्या छोटे-छोटे कदम उठा सकते हैं?